हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये थे हिटलर का जो लास्ट क्लास था, कल क्या बोलेंगे लास्ट क्लास था। तब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, और अगर वीडियो का पूरा अगर समझना है, पूरा नोट्स लेना है, इसमें सारा नोट्स के फॉर्म में तुम्हें मिल रहा है, तो इस नोट्स का पूरा फायदा होना है तो पूरे अंत तक वीडियो को देखना, तभी तुम्हें फायदा हो पाएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। ये मंदी का दौर है, इसको बोलते हैं ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। जब आगे प्रोसीड करते हैं तो आर्थिक मंदी का दौर कहा जाता है, जहां सारी वस्तुएं मतलब क्या हुआ, कंडीशन 29 to 32 हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम मार्क कर दे रहे हैं। शुरुआत में क्या हुआ, हम जो लास्ट क्लास में बोले थे कि अमेरिका डावेस प्लान बनाया था, यूएसए। डावेस प्लान क्या था, वो बुक में लिखा हुआ है, टू बेल आउट जर्मनी। जर्मनी को संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने बोला कि बहुत हार्श की स्थिति हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। डावेस प्लान था, शॉर्ट टर्म लोन्स था, और शॉर्ट टर्म लोन्स के अनुसार कि उसको छोटा छोटा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया जाएगा। अभी इसको हम बाद में करते हैं। तो ये सारा कंडीशन होगा तो जर्मनी का स्थिति सुधर सकता है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि 1928 में अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज उसका सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, वो क्रैश कर देता है, ध्वस्त, बर्बाद। लोग डर से फैनेटिकली मतलब दीवानगी में सारा पैसा निकालने लगते हैं अपना शेयर जैसे हम शेयर में पैसा लगाएंगे, लग रहा है कि घाटा हो जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, तो शेयर का पैसा हम बेच दिए शेयर को। यही होता है। ड्यूरिंग 1924-28 कुछ स्टेबिलिटी, स्थिरता दिखा। क्यों? वही शॉर्ट टर्म लोन दिया था यूएसए से, जो कि ऑन विच जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी वेयर टोटली, इसी पे तो डिपेंडेंट था। जर्मनी फिर से रिकवरी करेगा, जर्मनी में कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगा, और बहुत सारे प्लेसेस पे। लेकिन 1928 जो ईयर आता है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर जाता है। नोट्स दिया हुआ है इसलिए हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, तो बोल ही चुके हैं। और सपोर्ट जो अमेरिका था अपना खींच लिया। जब अमेरिका के पास ही स्थिति खराब है तो वो क्या देगा, इसके चलते क्या हो गया, पीपल स्टार्टेड देयर सेलिंग देयर शेयर्स, अपना शेयर बेचना शुरू कर दिए। एक सिंगल डे पे ऐसा हुआ 24 अक्टूबर को 13 मिलियन मतलब 13 इंटू 10 लाख, 130 लाख, 1 करोड़ 30 लाख शेयर बिक गए, पूरा बेच दिए गए। और इसी को बोला जाता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक मंदी का समय। मतलब सबको खाना पीना का भी आफत हो गया। 1929 से 32 इनकम, यहाँ जो मदद कर रहा था यूएसए, उसी का इनकम आधा हो गया, जितना भी नेशनल इनकम था आधा हो गया, फेल भाई। हाँ, फैक्ट्री वहां बंद हो गए, एक्सपोर्ट्स फेल, किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। फार्मर्स सबसे ज्यादा बुरा असर हुआ किसी पे, तो फार्मर्स पे हुआ। स्पेकुलेटर कौन होते हैं, जैसे हम शेयर बाजार में एक आशा लगाए, मतलब एक तरह का जुआ है, स्पेकुलेशन करना मतलब एक तरह का जुआ कि शेयर में पैसा लगा दिए, तो शेयर में इन लोग देखे कि अब लगता है शेयर डूबता ही जाएगा, इसी के चलते हम लोग पूरा का पूरा मनी विड्रॉ कर लिए मार्केट से। एक नंबर, ये 3 नंबर का सवाल आ सकता है कि वाइबर रिपब्लिक का क्या इनहेरेंट डिफेक्ट था, तो ये नोट समझ लो। वाइमर रिपब्लिक कभी पॉलिटिकली फ्रेजाइल में स्थायित्व नहीं था, ये भी अभी दौर से गुजर रहा था, नाजुक दौर से इसको बोलते हैं, गुजर रहा था। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ छुपा हुआ डिफेक्ट था। एक डिफेक्ट क्या था, प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शन, वहां अनेक रेसेस के लोग थे, बहुत सारे रेसेस के लोग थे, जिसके चलते एक पार्टी को अबाउट इम्पॉसिबल था कि वो मेजोरिटी, एंड कोएलिशन गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म्ड, जितने ही बनते थे कोएलिशन गवर्नमेंट बनते थे। दूसरा डिफेक्ट क्या था, आर्टिकल 48 था, 1 मिलियन बच्चे बाहर में जा रहा था। तो जैसा कि हम बोले कि अबाउट इम्पॉसिबल था, कोई उपाय नहीं था, सिर्फ कोएलिशन गवर्नमेंट बनता था, क्योंकि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलता ही नहीं है। दूसरा डिफेक्ट, आर्टिकल 48, ये प्रेसिडेंट को अनॉर्मस इतना सारा पावर दे दिया था कि उसको जब मन करे इमरजेंसी लगा दे। इमरजेंसी में सारा सिविल राइट्स, नागरिक का अधिकार पढ़े हो तुम लोग सिविक्स में, लास्ट लेसन है राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एटसेट्रा एटसेट्रा, 6 राइट्स में दिए, सारा सिविल राइट छीन लिया जाता था, रोक दिया जाता था। और प्रेसिडेंट ऑर्डर पे शासन करता था। डिक्री मीन्स यही होता है कि ऑर्डर पे शासन करना, कि अपने मेरा जो ऑर्डर है वही कानून है।
और छोटा सा पीरियड वाइमर रिपब्लिक देखा, और उसी छोटे पीरियड में 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, मतलब 20 डिफरेंट मिनिस्ट्री। कितना? एवरेज 239 करो। अगर 30 डेज का होता है एक मंथ, 38 या 240, मतलब 8 महीनों में इसने 20 सरकारें देख ली। पीपल का, लोगों का लॉस्ट कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। डेमोक्रेसी 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 गड़बड़ है, डेमोक्रेसी कोई अच्छा आइडिया नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन किसी को नजर नहीं आ रहा था। यही तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, देखोगे तुम लोग कि ये तैयार कर रहा है, बैकग्राउंड तैयार कर रहा है हिटलर के आने के लिए। इसी कंडीशन में हिटलर आता है। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, हम हट जाते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, हिटलर्स राइज टू, हिटलर पावर में आता है। क्या होता है? जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 1921 में, और पॉलिटिकल कंडीशन यही तो तैयार करता था ग्राउंड हिटलर के आने का। जर्मन लोग भी खोज रहे थे कोई ऐसा आता जो हमें, हमारे जो डिस्ग्रेस हुआ है, हमारी डिग्निटी टूटी है, सम्मान टूटा, उससे कोई मुक्ति दिलाने आए। तभी हिटलर आता है पावर में। देखो, पहला तो उसका बॉर्न का, वो ऑस्ट्रेलिया में उसका जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया में 1889 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो क्या किया, अपना नाम लिखवाया आर्मी में, और वहां पे मैसेंजर, संदेश वाहक का काम किया। मतलब कहा गया कि बहुत बहादुरी भरा काम है। यहाँ से शुरुआत से लेके जहाँ फ्रंट पे, बॉर्डर पे जाके जहाँ पे वॉर चल रहा है, वहां मैसेज पहुंचाने का काम करता था। एक कॉर्पोरल बना, पोस्ट है सेना का। उसको बहुत सारे मेडल्स मिले इसके चलते, बहादुरी के लिए, देखो ब्रेवरी के लिए। जर्मन डिफीट का उस पर क्या असर पड़ा कि वो उसको हॉरिफाई कर दिया, उसे अंदर तक हिला दिया, डरा दिया। और वर्साई ट्रीटी याद है ना, 26% कोल माइंस, 75% आयरन माइंस चले गए थे, उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया था। तो वर्साई ट्रीटी उसको फ्यूरियस, इतना गुस्सा, आग बबूला इसको बोलते हैं, गुस्से से आग बबूला हो गया। और वो बोला कि हम जितना भी विदेशी ताकतों ने हमारे साथ जो कॉन्स्पिरेसी किया, षड्यंत्र, उसका मैं बदला लूंगा। 1919 में वो एक प्लान बनाया, और एक छोटा, पहला तो वो स्मॉल ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, और बाद में सब्सिक्वेंटली वो उसका चार्ज ले लिया, अपने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और इसका नाम रख दिया नेशनल जर्मन सोशल जर्मन वर्कर्स पार्टी। यही पार्टी आगे जाके नाजी पार्टी बन गई। नाजिज्म क्या था? नाजिज्म कोई एक्ट नहीं था, याद रखना। नाजिज्म एक आइडिया था अबाउट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स और रेशियल हायरार्की के बारे में, एक पॉलिटिकल आइडिया था। 1923 में वो क्या किया, एक प्लान बनाया। बावेरिया एक जगह है, जर्मनी में एक जगह है बावेरिया, वहां कंट्रोल करने का प्लान बनाया कि बावेरिया एक जगह है जर्मनी में, वहां पे उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद मार्च करेगा बर्लिन जो कैपिटल जर्मनी का हुआ करता था, वहां पावर पूरा अपने हाथों में ले लेगा। किससे पावर लेगा? वाइमर रिपब्लिक से। लेकिन वो फेल हो गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला, ट्रीजन, देशद्रोह का मुकदमा चला, बाद में उसको छोड़ दिया गया। ऐसे सिचुएशन में वो क्या किया कि इसी में लोगों के बीच में भाषण दिया करता था कि मैं ही हूं जो जर्मनी को मुक्ति दिला सकता हूं, जितनी जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुई है उससे। इसलिए वो सिचुएशन में, ग्रेट डिप्रेशन में, नाजी का एक प्रोपेगेंडा का मतलब प्रचार क्या था कि एक होप लोगों के बीच में जगाया, बेटर फ्यूचर, यही जो बोला वो कि हम मुक्ति दिलाएंगे सारे लोगों से, मैं मुक्ति दिलाऊंगा। 1928 में नाजी पार्टी जो बनी थी, उसको बस 2.6% वोट मिला, ज्यादा नहीं। लेकिन, और ये याद रखना, रिच स्टैग जर्मन पार्लियामेंट है, जैसे हमारा लोकसभा राज्यसभा है, वहां उसका रिच स्टैग है। 1932 आते आते सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गया, जिसको क्या अकेला 37% वोट्स मायने रखते हैं, और ये पावर में आने का है। अभी हिटलर के बारे में ये राइज कैसे कैसे पावर है, लेकिन एक चीज याद रखना, हिटलर वाज ए गुड ओरेटर, बहुत अच्छा वक्ता था। अगर हिटलर बोलना शुरू करेगा, छोटा सा तो करका था, इतना सा मूछ था, और लोगों के बीच में भाषण देगा तो लोग मिसमराइज, जिसको बोलते हैं, मतलब मंत्र मुग्ध हो जाना। जब बोलने लगे यार, तो सारे लोग उसी की बातों को सुनेंगे। और जरा इसी कंडीशन में वो उसके लोगों के बीच में फैलाया कि हम जर्मनी को सारे कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे, जितनी डिग्निटी जर्मनी की टूटी है सारा वापस लाएंगे। अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो तुम लोग स्टूडेंट्स।
तो यहाँ आता है हिटलर का पॉलिटिक्स बोलो, नाजीज का पॉलिटिक्स बोलो। तो मैसिव बड़ी बड़ी रैलियां किया करते थे, पब्लिक मीटिंग किया करते थे, रेड बैनर्स, लाल रंग का बैनर है जिसमें स्वस्तिक, देखो हमारा स्वस्तिक कैसे है और उनका स्वस्तिक कैसे है। तो ये स्वस्तिक के बारे में कहा जाता है कि इनका एकदम खास पहचान था ये स्वस्तिक। नाजी का सैल्यूट, नाजी का रिचुअलिस्टिक स्पीच देने के बाद हिटलर का एकदम एकदम अजीब तरीके से उसका ताली बजाने का स्टाइल, राउंड ऑफ अप्लाउजेस, सब स्पेक्टिकल दिखाता था कि हिटलर को, ये लोग इसको बड़े दक्षता से इसको पेश किए थे हिटलर को कि हिटलर एक मसीहा है जो who has come to give them the liberty means freedom from their all the destitute, जितना भी भाग्य उनका खराब हुआ है उससे मुक्ति दिलाने आया है। अब यहाँ पे आता है अगला टॉपिक, जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हिटलर कैसे पावर पे कब्जा करता है, डिस्ट्रक्शन डेमोक्रेसी का करता है, यहाँ देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो इसको जल्दी से। देखो यहाँ पे कैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब पूरा का पूरा डेमोक्रेसी को बर्बाद करके छोड़ दिया। हिटलर कैसे 30 जनवरी का डेट है, प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग उसको क्या किया, सबसे बड़ा पोस्ट दिया चांसलरशिप का, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे बड़ा पोस्ट दिया। इसके बाद वो डिसमेंटल मतलब डेमोक्रेसी को खत्म करना शुरू किया। एकाएक पता चला कि रिचस्टग जो जर्मन पार्लियामेंट है वहां पे मिस्टीरियस फायर, रहस्यमयी आग पकड़ा जो कि इसके मूव को इसको आगे बढ़ने में और मदद किया। अब यहाँ से वो फायर डिक्री मतलब होता है ऑर्डर, अध्यादेश बोलते हैं। जब भी गवर्नमेंट सत्ता में नहीं हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो, तो जो किसी डिक्टेटर का या किसी पार्टी विशेष का कुछ ऑर्डर आता है उसी को अध्यादेश बोलते हैं। तो 28 फरवरी 1933 को वो सिविल राइट्स सारे छीन लिए गए। क्या क्या छीन लिए गए? प्रेस की स्पीच की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, कहीं एक जगह सिंबल होने की स्वतंत्रता, जो कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, सारा का सारा छीन लिया गया। मतलब पूरा का पूरा डिक्टेटरशिप, तानाशाही जिसको बोलते हैं, तानाशाही इसमें आ गया। उसके बाद वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन, कट्टर दुश्मन कम्युनिस्ट की तरफ बढ़ा, जिनको की कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक तरह का यातना गृह था जहां पे यातना दिया जाता था। आइसोलेटेड एरिया, आइसोलेटेड एरिया समझ लो कि ये एरिया है, चारों तरफ से बार्ब्ड वायर्स है, कांटीले तार है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता रहता है। तो कम्युनिस्ट ये सब सारे को पैक करके वहां भेज दिया। जितने भी मारे गए, करीब करीब 6000 से 7000 लोगों को बंद किया गया, और उसमें से भी जितने बंद हुए उसमें से करीब करीब 1400 to 1500 लोगों को वो उसमें कम्युनिस्ट थे। 3 मार्च में इनेबलिंग एक्ट पास हुआ। याद रखना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसे डिस्ट्रक्शन हुआ डेमोक्रेसी का। क्या हुआ? पास हुआ और इससे डिक्टेटरशिप मिल गया। जितना पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन सारे बैन हो गए, कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं हो सकती है। इकोनॉमिक पे उसका कंट्रोल हो गया, पॉलिटिक्स पे जो कि हम नहीं लिखे हैं बता दे रहे हैं। इकोनॉमिक्स उसके कंट्रोल में, पॉलिटिक्स उसके कंट्रोल में, सेना उसके कंट्रोल में, सारे उसके कंट्रोल में। पहले से चलिए यार, स्पेशल खास सर्विलांस पुलिस, खास तरीके की पुलिस का वो गठन किया, मतलब जिसको बोलते हैं सर्विलांस, समझ लो निगरानी पुलिस। सिक्योरिटी फोर्सेस का स्थापना किया, जो पहले से उसका जर्मन पुलिस था, जो रेगुलर पुलिस ग्रीन यूनिफॉर्म में हुआ करता था। उसके अलावा देखो एससी बनाया जिसको स्टॉर्म ट्रूपर्स की बोलते हैं। उसी में आते हैं गेस्टापो, सीक्रेट पुलिस, हमारे यहाँ सीआईडी सीबीआई ये सब है, उसके यहाँ वही वो उसने समय बनाया। गेस्टापो बनाया, एसएस बनाया, प्रोटेक्शन स्क्वाड बनाया, क्रिमिनल पुलिस बनाया, सिक्योरिटी सर्विस बनवाया, क्रिएटेड थे। और पुलिस को मतलब पावर, मतलब अथाह पावर दे दिया गया कि जो मन में आया पुलिस कर सकती है। मतलब समझ लो कि नाजी जर्मनी इस समय तक, इसके समय में, हिटलर के समय में एक अपराधी राज्य घोषित हो चुका था। पूरी दुनिया में अगर कहा जाता था, जैसे आज के समय में तुम लोग यहाँ नॉर्थ कोरिया का बात सुनते हो, किम जोंग का बात सुनते हो, उससे भी डेंजरस कंडीशन था हिटलर का। हिटलर पूरा का पूरा दुनिया में ये घोषित हो चुका था कि हिटलर का जो राज्य है नाजी जर्मनी, ये क्रिमिनल स्टेट है। और अभी हिटलर अपने पिनक्कल पे था, पावर पे मतलब शीर्ष पे था,
अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उसके बारे में पता चलेगा कैसे कैसे इसने वर्ल्ड वार कराया, कैसे इसने अपनी सनक में, ये तो चला था पूरा ईस्टर्न यूरोप पे, अगर यूरोप ये है तो यूरोप का पूरा ईस्टर्न पार्ट को कब्जे में करने का उसका उद्देश्य था, लेकिन सोचा था कि पूरे के पूरे यूरोप को कब्जा कर लेगा, जो कि वो आखिर में नहीं कर पाया। हिटलर अपने उद्देश्य में नहीं सफल होने पाया। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये तुम्हारे 5 मार्क्स का डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। इसी में कहा जाता है इनेबलिंग एक्ट क्या था, कंसंट्रेशन कैंप्स फॉर द क्लोज्ड एरिया, क्लोज्ड विद एंड सराउंडेड बाय द बार्ब्ड वायर्स, इलेक्ट्रिफाइड बार्ब्ड वायर्स। तो जितने भी दुश्मन थे उनको भेज दिया जाता था, और जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, आगे जाके पता चलेगा तुम लोग कि हिटलर कितना सनकी था, कैसे कैसे उसने नए नए तरीके इजाद किए थे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। जो ये पार्ट आता है रिकॉन्स्ट्रक्शन, और यही रिकॉन्स्ट्रक्शन क्या होगा, पुनर्निर्माण क्या होगा, ये हिटलर की बर्बादी की कहानी है। क्या था, हिटलर दिया कि पुनर्निर्माण मतलब उसका जो नुकसान हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो दिया था हेलमेट सचेट। हेलमेट सचेट, जो हेजलमेट सचेट बोलो चाहे हेलमेट सचेट बोलो, वो दिया कि इकोनॉमिक रिकवरी कराओ। और ये प्रोजेक्ट, यही प्रोजेक्ट जो वो बोला हिटलर को कि क्या कर रहा है, हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क पे ध्यान देना है, वो ध्यान नहीं देना है। और उसी का प्रोजेक्ट जो प्रोड्यूस किया, आज भी तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं जर्मन सुपर हाईवे का, उसी के बेसिस पे बहुत सारे इंडियन सिटीज में एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं। वोक्सवैगन कार यही प्रोड्यूस किया। फॉरेन पॉलिसी में भी उसको सफलता मिला। पहला तो वो एक लीग ऑफ नेशन था यूरोप में, उससे अपना पल्ला झाड़ दिया, पुल आउट मतलब उससे अपने आप को निकाल लिया 1933 में। राइनलैंड जिसपे फ्रांस कब्जा कर लिया था, 1936 में फिर से ऑक्यूपाई, फिर से अपने कब्जे में लिया। ऑस्ट्रिया और ये जर्मनी दोनों को इंटीग्रेट किया, एक साथ मिलाया 1938 में। नाम क्या दिया, एक स्लोगन दिया, वन पीपल, मतलब दोनों के पीपल एक हैं, एक एम्पायर है, एक लीडर मतलब हिटलर है। अब वो क्या किया, ऑक्यूपाई जर्मनी का, जर्मन बोलने वाला इस पे प्लेस था जिसका नाम था सुदेतेनलैंड, सुदेतलैंड, जो कि चेकोस्लोवाकिया के कब्जे में था, उसको उससे हड़प लिया, छीन लिया। और इस सब के बीच में इसको अनस्पोकन सपोर्ट था किसका, इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड सोच रहा था कि बहुत बुरा इसके साथ हुआ जर्मनी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो वर्साई ट्रीटी था, जर्मनी की सेना छीन ली गई, उसके आयरन माइंस छीन लिए गए, कोल माइंस छीन लिया गया, उसका टेरिटरी छीन लिया गया। तो इसी की वजह से इंग्लैंड का सपोर्ट था। और सचेट उसको एडवाइस किया था कि आर्मामेंट मतलब हथियार बंदी पे तुम पैसा मत लगाओ, तुम रिकंस्ट्रक्शन पे सड़क बनवाओ, इंडस्ट्री बनवाओ, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करो। लेकिन ऐसे लोगों का लिखा हुआ तुम्हारे बुक में लाइन, सच पीपल डिड नॉट हैव एनी प्लेस इन द हिटलर्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जगह नहीं था। उसका कहा, उसको छोड़ना पड़ा, सचेत को छोड़ के जाना पड़ा। उसका कहना था कि रिसोर्स हम ऐसे नहीं लाएंगे, रिसोर्स हम एक्सपेंशन करेंगे, अपना टेरिटरी मतलब क्या, दूसरे कंट्री पे विजय प्राप्त करेंगे, उसको जीतेंगे थ्रू एक्सपेंशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। पोलैंड तो पहला वो शुरू किया 1930 में, पोलैंड पे हमला किया। जब पोलैंड था तो फ्रांस और जर्मनी, तो फ्रांस और इंग्लैंड का उसको सपोर्ट पोलैंड को था, इसके चलते फ्रांस और जर्मनी के साथ उसका वॉर स्टार्ट हो गया। 1940 में एक ट्रिपार्टाइट, 3 पार्टी मतलब क्या, इटली, जापान और जर्मनी, देखो लिखे हैं यहाँ पे, was signed between Germany, इटली एंड जापान, तीनों साइन किए। जापान भी बड़ा आगे आगे आ रहा था, वो भी ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा करना चाह रहा था। 1940 आते आते हिटलर अपने पावर के शीर्ष पे था, अपने आप को अपने से ज्यादा बड़ा किसी को समझ ही नहीं रहा था। और इसी में वो एक ब्लंडर कर दिया, हिस्टोरिकल ब्लंडर कर दिया। उसको पता नहीं चला कि रसिया के सामने क्या हैसियत था उसका, जिसको बोलते हैं ना औकात। औकात क्या है, अटैक किया सोवियत यूनियन को 1941 में, लिख भी दिए, हिस्टोरिकल ब्लंडर, जिसके चलते उसका वेस्टर्न फ्रंट खुल गया, जर्मन वेस्टर्न फ्रंट सामने खुल गया। सोवियत बोलते हैं ना कि इन्फ्लिक्ट करना, दौड़ा दौड़ा के मारना जर्मन आर्मी को। स्टालिनग्राड में इन लोगों को हराया गया, रेड आर्मी, जर्मन सोवियत रसिया की रेड आर्मी थी, ये लोग रेड कपड़े पहनते हैं। एक क्रशिंग एंड ह्यूमिलिटी मतलब अपमानजनक, घुटनों पे टिका देना, उसके सैनिकों को नीचे घुटा देना, स्टालिनग्राड पे हरा दी। हमें तो कहानी पढ़ाया जाता है कि हिटलर से बड़ा कोई डिक्टेटर नहीं था, लेकिन स्टालिनग्राड एक प्लेस है स्टालिन के नाम पे, कहा जाता है ना
कि जो भी पकड़े गए थे वॉर क्राइम्स के सोल्जर्स, उनके साथ ऐसा ऐसा बिहेवियर किया था रसिया, उनको, ये तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा पार्ट हम बता रहे हैं, उसको साइबेरिया जो दुनिया का सबसे ठंडा जगह है वहां पे फेंक दिया गया था उन्हें मरने के लिए ठंड में। हाँ, वेस्टर्न फ्रंट है। दूसरा हिस्टोरिकल ब्लंडर, जापान भी बहुत आगे आगे बढ़ रहा था, जापान भी अपने आप को बहुत बहादुर समझ रहा था और जापान अपना सपोर्ट दे दिया हिटलर को कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं। और सबसे बड़ा मिस्टेक किया, यूएस का बेस है, नेवल बेस है पर्ल हार्बर में, इस पर अटैक कर दिया, वहां बॉम्बिंग कर दिया। यूएस अभी तक आना नहीं चाहता था, वो देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या हुआ था, इकोनॉमिक बहुत बुरा असर पड़ा था, लेकिन अब उसको मजबूर होकर नहीं आना पड़ा। और जब आया, दोनों वर्ल्ड वॉर में यही देखे हो कि जब यूएस घुसा और वॉर खत्म हो गया। इतना मतलब इन लोग के साथ क्रशिंग ह्यूमिलिटी हुआ। लास्ट में इसका एंड कैसे हुआ, हिरोशिमा और एक और प्लेस है नागासाकी, दो जगह पे जापान में एटम बम गिराया गया, जिसका परिणाम आज भी देखने को मिलता है। जापान में 1945 के बाद वाले 30 से 35 ईयर्स तक बच्चे क्रिपल्ड पैदा होते थे, मतलब अपंग बच्चा पैदा हुआ करता था, ये एटम बम का प्रभाव होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का भी कोर्स तो हम पहले भी बोले कि बहुत बड़ा है लेसन तुम्हारा, एक क्लास दो क्लास में पॉसिबल नहीं है, उसको जोड़ के बनाया जा सकता है, लेकिन हम पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं। इसमें लिख भी दे रहे हैं हम, ये पार्ट 2 है तुम्हारा, पार्ट 2 फिनिश होता है। पार्ट थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे कि हिटलर का नाजिज्म क्या था, हिटलर का पागलपन देखना है तो अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसा सनकी आदमी था, कैसा सनकी डिक्टेटर था, जो अजीब अजीब उसके कारनामे थे, सुन के हंसी भी आता है। लास्ट में होलोकास्ट पढ़ेंगे और लेसन समाप्त हो जाएगा। तो आज का कोर्स यहीं खत्म करते हैं, आज का क्लास यही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिटलर के बारे में पूरा का पूरा जानेंगे, कैसा था हिटलर, क्या क्या उसने किया, कितने अजीब अजीब किस्से हैं हिटलर के, सुन के हंसी भी आएगी कि ऐसा सनकी आदमी भी हुआ करता है। तो चलो मिलते हैं, और जैसा हम बोले पूरा वीडियो जो देखोगे तभी समझ में आएगा। और जो लोग नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट जरूर करना, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में तुम लोग पूछ सकते हो। बस इतना कहते हुए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। गुड बाय फॉर टुडे।